ऐसा हम लोग सुनो ध्यान से। आज का जो टॉपिक है हम लोग का रेपो रेट। करेंट का टॉपिक में रेपो रेट हम लोग आज जानेंगे, लेकिन रेपो रेट से पहले कुछ सूचना हम देना चाहते हैं आप लोग को, क्योंकि 26 तारीख को बिहार पुलिस का रिजल्ट आया और हमारे संस्थान से भी रिजल्ट हुए और पूरी तरीके से हम पे निर्भर होकर पढ़ाई की और हम भी विभिन्न प्रकार के सोर्स पढ़े और उसको पढ़ाए, उसके बाद रिजल्ट हुआ। बात इतना ही है। अब अगला बात ये आता है कि अगर कोई बच्चा हमसे जुड़ करके पढ़ाई करना चाहता है, हम कैसा पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं, डेमो वीडियो तो जा ही रहा है यूट्यूब पे, लेकिन इसके अलावा अगर ऑफलाइन आकर के पढ़ना चाहता है तो उसके लिए कुछ हम अपना एड्रेस बता देते हैं। जैसे अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, मेरा सेंटर है लच्छू बीघा, पंडुई रोड जहानाबाद में पड़ता है लच्छू बीघा। मार्च अप्रैल में हम अपना संस्थान को जहानाबाद शिफ्ट कर रहे हैं और मलहचक में होगा। तो जो बच्चा अभी इंटर में पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल आगे का रास्ता अगर क्लियर करना चाहता है, आगे में अगर चाहता है कि भाई एक सरकारी नौकरी हो जाए, तो इसके लिए एक विकल्प हमें भी चुन सकते हैं। हमसे जितना होगा, अभी तक तो रिजल्ट एक दिए और आगे भी उम्मीद है कि बच्चा मेहनत करेगा और ऐसे ही रिजल्ट आपको लगातार देखने को मिलेगा। बस देर है अंधेर नहीं है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई बच्चा कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो कर सकता है। अब अगला बात आता है कि आप क्या क्या पढ़ा देंगे। तो देखो, जीएस की दुनिया में तो बहुत कुछ है, लेकिन जीएस में जो हमारे हम जितना पढ़े हैं, हमको जितना विषय पे पकड़ है, हम उतना आपको आसानी से पढ़ा देंगे। और जो बात हम बोल रहे हैं कि हम इसे पढ़ाएंगे, तो अच्छा से पढ़ाएंगे। जो बच्चा हमसे पढ़ लिया है उससे एक बार मिलिए। ऐसा नहीं कि मतलब केवल ऊपर से नहीं कर रहे हैं। और 2 साल में हम सिलेबस खत्म करके देंगे। ऐसा नहीं कि 5 महीने में खत्म करते, 4 महीने, बिल्कुल नहीं। 2 साल में अच्छा क्या क्या पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा, तो हम जो पढ़ाएंगे उसको ध्यान से बिल्कुल देखिए। पहला चीज़ हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा, तीनों नहीं बल्कि चारों ही कह लेते हैं। प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास भारत का। उसके अलावा एक और पढ़ाएंगे आप लोग को विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। क्योंकि वनडे एग्जाम होते हैं जीएस आधारित, उसमें एक दो क्वेश्चन जो देखते हैं कभी कभी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोग 15 से 20 क्लास में उसको भी खत्म कर देते हैं। उसके अलावा जो सेकंड पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटी, भारत में शासन व्यवस्था, संविधान को जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में दोनों पार्ट पढ़ाया जाएगा, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पढ़ाया जाएगा, दोनों जगह से क्वेश्चन आता है। उसके अलावा साइंस में तीनों सेगमेंट हमें पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कैसा पढ़ाएंगे एक बार आइए चेक कीजिए, देखिए। ज़्यादा ऐसा नहीं कोई बोल दिया तो आ गए, तो एक बार आना है, जांचना है, परखना है, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना है। और अभी हम लोग ग्रुप डी के लिए सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं रूपमनी का। तो जो बच्चा अगर सेट प्रैक्टिस में भाग लेना चाहता है, तो अभी 12 से 2 चल रहा है, दोपहर में 12 से 2 अभी सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है और उसमें आप लोग आ सकते हैं। तो ये छोटी सी सूचना था जो हम शेयर करना चाह रहे थे। और ऐसा हम बोलना नहीं चाहते हैं कि भाई चूंकि रिजल्ट हुआ नहीं था तो बोलने पे भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब रिजल्ट हो गया है तो इसका मतलब है कि हमारे जो मेहनत था, हम जिस डायरेक्शन में काम किए वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं लगा। और ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, नहीं। हमारा कोचिंग मान के चलिए कि 1 साल 1.5 साल यही आसपास, इसी के आसपास जो है, इस फील्ड में हम आए हैं। और 1 डेढ़ साल में जितना हम पढ़ाएं, हालांकि पूरा सेगमेंट नहीं पढ़ा पाए थे, फिर भी जितना सेगमेंट पढ़ाया गया उतना सेगमेंट लेके बच्चा उतरा और अच्छा कर गया। तो एक सूचना आप लोग से शेयर करना था, तो आगे बढ़ा जाए। करंट में आज का टॉपिक है रेपो रेट। क्या होता है रेपो रेट, सुनो ध्यान से। इंग्लिश में इसको कहते हैं बाबू रीपर्चेजिंग ऑप्शन, हिंदी में कहते हैं इसको पुनर्क्रय विकल्प कहा जाता है। देखिए, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है बाबू? आरबीआई बनाता है। ओके, मौद्रिक नीति क्या होता है? तो देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए 2 प्रकार की नीति बनाई जाती है। एक होता है राजकोषीय नीति, दूसरा होता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति उस देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, वह बनाता है। और जो राजकोषीय नीति होता है वह सरकार के नियंत्रण में होता है, अर्थात सरकार बनाता है, वित्त मंत्रालय को काम होता है। तो अगला बात ये आता है कि मौद्रिक नीति में क्या क्या चीज होता है। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत जैसे रेपो रेट में हम पढ़ेंगे, रेपो रेट कितना होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए, बैंक दर कितना होना चाहिए, एमएसएफ दर कितना होना चाहिए, ये तमाम तरह के जो रेट तय किया जाएगा
उसी को मौद्रिक नीति कहेंगे। और भारत की बात कीजिएगा तो भारत में जो मौद्रिक नीति जो डिसाइड करता है, बनाता है, वो आरबीआई है। दूसरा है कि ठीक है, तो राजकोषीय नीति में क्या होता है? राजकोषीय नीति में जैसे जीएसटी के दायरे में किन किन वस्तुओं को शामिल करना है, जीएसटी को कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, कहाँ कहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है, किसको किसको टैक्स फ्री करना है, उस सारा जो डिसीजन लिया जाता है वह राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति समझ में आ गया होगा। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह मौद्रिक नीति पढ़ने जा रहे हैं। तो मौद्रिक नीति का संचालन और मौद्रिक नीति का निर्माण भी कौन करता है? आरबीआई करता है। अब अगला बात आता है कि आरबीआई करता तो किस प्रकार से करता है? तो देखो, भारत में जितने प्रकार के भी बैंक है उस सब का अपना अकाउंट कहाँ खुला होता है? आरबीआई में। हम आप जो अकाउंट खोलते हैं वो साधारण बैंक में खुद, जिसको आप लोग कॉमर्शियल बैंक या तो वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, लेकिन वो सारा कॉमर्शियल बैंक का अकाउंट कहाँ होता है? आरबीआई के पास। अगर उस बैंक की पैसा की जरूरत होगा तो किसके पास जाएगा? वो किसके पास जाता है? अब मान के चलिए कि कोई वाणिज्यिक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या तो फिर एसबीआई है, कोई बैंक ले लीजिए, उसको पैसे की जरूरत हो गया और वो आरबीआई के पास गया। जैसे ही आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई पैसा उसको देगा, लेकिन जब उस पैसा को देगा तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा, ब्याज लेगा। तो जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को या तो जो बैंकों को लोन देता है, उसी दर को कौन सा दर कहा जाता है? रेपो दर कहा जाता है। फिर से, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है उसी को क्या कहा जाता है? रेपो। अब एक नया बात आ गया, अल्पकालिक। देखो, आरबीआई के फील्ड में एक शब्द आता है अल्पकालिक, 1 दिन से ज्यादा और 91 दिन से कम। अगर इस टाइम पीरियड के लिए अगर बैंक लोन लेता है बाबू आरबीआई से, तो उसको अल्पकालिक लोन कहा जाता है। अगर 91 दिन से ज्यादा हो जाएगा तो उसको दीर्घकालिक लोन कहेंगे। तो रेपो दर पर जो आरबीआई बैंकों को जो लोन देता है वह अल्पकालिक देता है, और बदले में, अब कुछ भाई गारंटी चाहिए ना, तो बदले में आरबीआई इन बैंकों से प्रतिभूति को गिरवी रखता है। किसको गिरवी रखता है? प्रतिभूति को गिरवी रखता है। अब एक और वर्ड आ गया, प्रतिभूति क्या जो होता है। देखिए, एक एक वर्ड जैसे से आएगा वैसे हम आपको क्लियर करते चलेंगे। प्रतिभूति का मतलब क्या होता है? प्रतिभूति 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरकारी, जो सरकार जारी करेगा, और एक होता है निजी, होता है जो निजी व्यक्ति जारी करेगा। अब मान के चलिए कि अगर सरकार को पैसा की जरूरत आ गया, तो अगर बाजार से, बैंक से सरकार अगर पैसा लेना चाहती है तो उसके लिए सरकार कुछ बॉन्ड जैसा कुछ जारी करेगा। उसी बॉन्ड को, उसी प्रपत्र को क्या कहा जाएगा? प्रतिभूति कहा जाएगा। क्योंकि सरकार जारी कर रहा है तो उसको कौन सा प्रतिभूति कह देंगे? सरकारी प्रतिभूति उसको बोला जाएगा। अगर कोई निजी कंपनी को पैसे की जरूरत है और वह अपने कंपनी के दम पर अगर प्रपत्र जारी करता है तो उसको क्या बोला जाएगा? निजी क्षेत्र का प्रतिभूति कहा जाता है। इसमें रिस्क कम होता है, इसमें रिस्क ज्यादा होता है। रिस्क मतलब जोखिम। क्योंकि कंपनी का शेयर ऊपर नीचे हुआ तो फिर यहां मामला घबराता है। तो बैंक क्या करता है? अगर सरकार को पैसा की आवश्यकता है तो बैंक सरकार को पैसा दिया, उसके बदले में प्रतिभूति लिया, और उसी प्रतिभूति को आरबीआई में गिरवी रख के रेपो रेट पर अल्पकालिक ऋण प्राप्त करता है। तो अभी रेपो रेट कितना है? तो अभी के रेपो रेट की बात कीजिएगा तो अभी के रेपो रेट 5.50 है, और ये प्रति 2 माह पर बदलते रहता है। अभी आरबीआई का 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा, जब उनका बयान देखिएगा तो ये चेंज हुआ है 6 जून 2025 को। जून के बाद जुलाई अगस्त में फिर चेंज हो जाएगा। 5.50 अभी ये रेपो रेट है। तो रेपो रेट को बढ़ने या तो घटने से फिर बाजार की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है, अब उसको जरा देखेंगे, और प्रश्न वहीं से बनेगा। जब आरबीआई से जब रेपो रेट से क्वेश्चन आएगा तो तुमको थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, तो जरा उसको समझते हैं। आरबीआई रेपो रेट, रेपो दर, 2 कंडीशन लेके चलते हैं। यदि आरबीआई अपना रेपो रेट को बढ़ाता है, रेपो दर को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। अर्थात अभी 5.50 से मान के चलिए कि 6 कर दिया, इतना परसेंट कर दिया। तब आप जरा बताइए, बैंकों को लोन सस्ता प्राप्त हो रहा है कि महंगा प्राप्त हो रहा है? तो बैंकों का लोन महंगा प्राप्त हो रहा है,
बिल्कुल। और जब बैंकों को लोन जब महंगा प्राप्त हो रहा है तो जो बैंक आम आदमी को होम लोन, गोल्ड लोन, तमाम तरह की जो सुविधा देता है, वो लोन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है लोन की दर लिखते हैं। लोन क्या हो जाएगी, महंगा हो जाएगी। अब जब लोन महंगा हो जाएगा तो एक बात समझिए, लोग जब कम लोन लेंगे तो बाजार की तरलता घटेगी कि बढ़ेगा, घट जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर बैंक से लोन लेते हैं तो उस पैसा को अर्थव्यवस्था में लोग खर्च करते हैं किसी भी चीज के लिए, और वो जो पैसा होता है वह बाजार में जैसे ही पहुंचता है तो अन्य जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, बेचने वाले हैं, उसके हाथ में जाता है पैसा, तो बाजार में तरलता बढ़ता है। तरलता कहने का मतलब हो गया कि बाजार में जो क्रय विक्रय हो रहा है, लेन देन हो रहा है मुद्रा के माध्यम से, इसी को तरलता कहा जाता है। तो भाई बाजार में तरलता क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और तुमसे क्वेश्चन यही घुमा के पूछेगा, तुम सीधा कहेगा कि बताइए जब आरबीआई अपना रेपो रेट दर को बढ़ाता है तो बाजार की तरलता पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए दे देगा बढ़ेगा, ऑप्शन बी दे देगा घटेगा, सी दोनों, और डी इनमें से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट बैठा के लेके चलेंगे कि अगर रेपो रेट महंगा हुआ, इसका मतलब है कि बैंकों को लोन आरबीआई से ही महंगा आपको वहां से उठाना पड़ेगा, और जब आरबीआई से महंगा उठाएगा तो नीचे जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बटेगा, वहां पे भी लोन का दर क्या हो जाएगा, महंगा होगा। और जब लोन का दर महंगा होगा तो लोग कम लोन लेना पसंद करेंगे, ज्यादा लोन नहीं लेंगे। और जब लोन कम लेंगे तो मार्केट में इसका असर दिखेगा। मार्केट में क्या असर दिखेगा कि मार्केट में तरलता क्या हो जाएगा, या मार्केट में अगर उच्च मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई यही नियम अपनाता है। अगर कोई वस्तु का कीमत बहुत ज्यादा हाई हो गया है तो उस कंडीशन में भी आरबीआई यहाँ से कंट्रोल करता है। ये सब आरबीआई का टूल से औजार है। जो बाजार की तरलता को कम करना है, बढ़ाना है, उसके लिए आरबीआई समय से अपना अपडेट करते रहता है। तो कोई वस्तु का कीमत बहुत हाई फाई हो गया है, उच्च मुद्रास्फीति मार्केट में हो गया है, तो उस कंडीशन में रेपो रेट को बढ़ा देगा, सारा कंट्रोल हो जाएगा। अब जरा दूसरा पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं कि अगर रेपो दर को आरबीआई कम कर दिया है, अब अगर रेपो दर को आरबीआई अगर कम कर देगा तब क्या होगा। उस कंडीशन में बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा, सस्ता हो जाएगा। और जब बैंक को लोन जब सस्ता होगा तो बैंक आम जनता के बीच लोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा करेगा वो महंगा करेगा कि सस्ता करेगा, तो लोगों को लोन क्या मिलने लगेगा, सस्ता। और जब लोगों को लोन सस्ता मिलेगा तो लोग ज्यादा लोन उठाएंगे, और ज्यादा लोन उठाएंगे बाबू तो बाजार में तरलता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्या बढ़ जाएगा, देश का समृद्धि दर बढ़ जाएगा, समृद्धि दर भी बढ़ जाएगा। और क्या बढ़ सकता है, तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगा, इसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, ये भी बढ़ेगा। अब देखिए आरबीआई रेपो दर को कम किया और असर देखिए कहाँ दे रहा है, तरलता बढ़ जाएगा, देश का समृद्धि दर बढ़ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, भी बढ़ जाएगा। तो तुमसे क्वेश्चन घुमा के कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यहाँ से जितने तरह के भी प्रश्न पूछेंगे, बस आपको क्या करना है कि एक चीज के लिए आपको अपडेट रहना है। किसके लिए अपडेट रहना है, आपको गूगल करके देखते रहना है कि अभी जो है रेपो दर कितना आरबीआई रखा हुआ है। जैसे अभी 6 जून 2025 का आपको बताया जा रहा है कि 5.50 था, पहले 6.50 था, उसके बाद 6.25 हुआ, उसके बाद घट करके अब 5.50 हो गया। तो ये आपको करते रहना है, कॉपी में अच्छा से इसको बना लेना है, और उसके बाद फिर अपडेट करते रहना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो यकीन मानिए आप एकदम बना लेंगे। बस एक दो बात और ध्यान रखना कि जो रेपो दर में जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जो उधार देता है बाबू, वह 1 दिन से लेकर के 91 दिन इसी का बीज देता है। और इसके बदले में क्या लेता है, तो बदले में प्रतिभूति लेता है, सरकारी प्रतिभूति को, ध्यान रखना प्राइवेट नहीं, सरकारी प्रतिभूति को गिरवी रखता है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए।
अब देखो, अगर रेपो दर को समझ गए होंगे तो इससे जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट है रिवर्स रेपो दर। क्या होता है रिवर्स रेपो दर? ध्यान से सुनना। देखो, जब बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा हो जाता है तो बैंक आरबीआई में जमा कर देता है सेफ्टी के लिए। जब आरबीआई में बैंक जमा कर देता है तो आरबीआई को इसके लिए कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ता है। जो ब्याज देता है, जिस रेट से ब्याज देता है, उसी रेट को क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर। मतलब जब वाणिज्यिक बैंक या तो बैंकों का अतिरिक्त धन आरबीआई में जमा होता है तो आरबीआई इस जमा धन पर जिस दर पर ब्याज का भुगतान करता है उसी दर को कौन सा दर कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। तो रिवर्स रेपो दर समझ में आ गया। रेपो में ऊपर से पैसा नीचे आ रहा था आरबीआई से नीचे, और इसमें क्या होगा कि नीचे से ऊपर जाएगा। इसको पार्क करना कहते हैं कि पैसा अपना जो वाणिज्यिक बैंक है वो कहाँ पार्क कर दिया है? तो आरबीआई के पास पार्क कर दिया है। अब जरा देखते हैं इसमें भी आरबीआई और इसका भी संचालन, जो भी रेट तय होगा वो सब के सब आरबीआई ही रेट तय करता है। अब इसमें भी ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि रिवर्स रेपो दर बढ़ाया गया है, आरबीआई इसको रिवर्स रेपो दर को बढ़ा दिया है। तो एक बात जरा दिमाग लगाइए कि अभी 6.25 है, इसको 7 कर देगा तो भाई जो बैंक होंगे वो आम जनता को क्यों पैसा देगा? वहां पे रिस्क ज्यादा है। सबसे सेफ्टी कहाँ है कि आरबीआई ही दे। अगर उस रेट से ज्यादा नीचे पैसा मिलेगा तब रिस्क ले सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा ही अगर आरबीआई दे रहा है तो सबसे बढ़िया कि सेफ्टी के साथ पैसा वही रख दिया जाए। तो अगर रिवर्स रेपो रेट का जो दर है आरबीआई अगर इसको बढ़ाता है तो यहाँ पे पैसा लोग ज्यादा बैंक अपना पैसा यहाँ सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे जमा रखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर रिवर्स रेपो दर अगर बढ़ता है तो इस कंडीशन में बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा अधिक करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। और जब आरबीआई में पैसा अपना अधिक जब जमा करेंगे तो बताइए नीचे का जो लोन होगा वो तो ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। तो यानी कि आम जनता का लोन होगा वो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। और जब आम जनता का जो लोन जब महंगा हो जाएगा तो बाजार की तरलता बताइए बढ़ेगा घटेगा? कम जाएगा। ऐसा नहीं है। उच्च मुद्रास्फीति को क्या कर लिया जाएगा? कंट्रोल, नियंत्रित कर लिया जाएगा। तो अगर रिवर्स रेपो रेट से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए रिवर्स रेपो रेट को अगर आरबीआई बढ़ाता है तो इस कंडीशन में बाजार की तरलता पर क्या असर पड़ेगा? या तो उच्च मुद्रास्फीति क्या होगा? तो उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लिया जाएगा, उसको कंट्रोल में लाया जाएगा और तरलता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम जाएगा, डाउन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन लेते हैं कि अगर मान के चलिए कि रिवर्स रेपो दर अगर आरबीआई इसको डाउन कर दिया, इसका मतलब हो गया कि जितना नीचे ब्याज कमा ले रहा हो उससे कम यहाँ ब्याज यहाँ पे मिलेगा। इस कंडीशन में बैंक अपना पैसा कम आरबीआई में क्या करेंगे? जमा करेंगे, कम करेंगे। और जब कम करेंगे इसका मतलब हो गया कि अब नीचे लोन जाएगा और लोन का रेट कमेगा, अर्थात इसका मतलब हो गया कि आम जनता का लोन क्या होगा? सस्ता होगा। और जब आम जनता का जब लोन सस्ता होगा तो एक बात बताइए कि बाजार में तरलता क्या होगा? बस वही दिमाग लगा देना है, तरलता बढ़ जाएगा। लोगों का प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समृद्धि दर क्या हो जाएगा? देश का बढ़ जाएगा। जीडीपी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि जीडीपी से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है सकल घरेलू उत्पाद के साथ क्या होगा, तो जीडीपी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इतना बात अगर आप समझ गए होंगे तो हमको नहीं लगता है कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर से आपसे क्वेश्चन छूटने जा रहा है। अभी वर्तमान समय में जो रिवर्स रेपो दर है 6.25 इतना प्रतिशत है। इससे पहले 6.75 था लेकिन इसको कम कर दिया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों बात समझ में आ गया होगा। अगर ये दोनों बात समझ में आ गया होगा तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एमएसएफ दर क्या होता है। आरबीआई जितना प्रकार का लोन देता है आज हम क्लियर कर देते हैं, जो बैंक को जितने प्रकार का लोन देता है उसको एकदम क्लियर कर देते हैं। एमएसएफ मतलब हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर। सीमांत स्थायी सुविधा दर। अब ये एमएसएफ दर क्या होता है, समझ ध्यान से। अगर बैंक को एक दिन से कम टाइम के लिए लोन की आवश्यकता हो, अगर बैंक को एक दिन से कम टाइम के लिए अगर लोन की आवश्यकता हो, तो उस कंडीशन में जो आरबीआई लोन देगा वह किस रेट पर देगा, एमएसएफ दर पे। और एमएसएफ दर रेपो रेट से थोड़ा महंगा होता है। आप भी देखते होंगे कि छोटा जब कम समय के लिए लोन लेते हैं तो हमें ब्याज महंगा लगता है, क्या भी होता है। अगर वर्तमान समय रेपो रेट 5.50 है, इसकी बात कीजिएगा तो 6 पॉइंट आपको ये मिलेगा 75, 6.75। अच्छा एक मिनट, हम रिवर्स रेपो रेट में 6.7 में बता दिए हैं, रिवर्स रेपो रेट में 3.35% है, उसको जरा सही कर लेना है, ठीक है। जो रिवर्स रेपो रेट वर्तमान समय में आरबीआई जो निर्धारित किया है वह 3.35 है, और जो एमएसएफ दर है वह कितना है 6.75, तो इसको जरा सही कर लेना। तो अब देखो यहाँ वापस आइए अगर एक दिन से कम लोन लेना है बाबू, तो आरबीआई जिस दर पर बैंकों को लोन देगा उस दर को क्या कहा जाएगा, एमएसएफ दर इसको कहा जाता है। तुम्हें लग रहा होगा कि एक दिन से कम का लोन कौन लेता है, लेता है बैंक में व्यापारी लोग जुड़े होते हैं, और व्यापारी जो उसका जो डेली का जो भुगतान करना होता है, लेबर पेमेंट हो गया, बहुत तरह की चीज होता है, उसके लिए वह अल्पकालिक ही लोन लेता है। आप लोग जानते हैं कि बैंक में 4 प्रकार के अकाउंट खुलते हैं, और बैंक 4 प्रकार के जमा भी स्वीकार करता है। कौन कौन सा, जैसे पहला जमा होता है जिसको चालू जमा कहते हैं, करेंट अकाउंट, जो केवल व्यापारियों के लिए होता है। दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं बचत खाता, इंग्लिश में इसको सेविंग अकाउंट कहते हैं, जो हम लोग का होता है। और तीसरा होता है स्थायी जमा, जैसे हम लोग इसको इंग्लिश में एफडी कहते हैं। स्थायी जमा करने का मतलब हो गया कि एक बार पैसा कुछ समय के लिए फिक्स। और एक और होता है आवर्ती जमा, जिसको रेकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं, या रेकरिंग अकाउंट भी कह सकते हैं। तो यही 4 प्रकार के अकाउंट खुलता है, फिर से बता देते हैं। पहला होता है चालू जमा, जिसको सेविंग अकाउंट कहते हैं। दूसरा होता है बचत जमा, जिसको हम लोग कहा जाता है सेविंग अकाउंट कहा जाता है। फिर से बस सुनो ध्यान से, देखो आप लोग जानते हैं कि बैंक में 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। पहला जो खाता खुलता है उसको नाम है चालू जमा, करेंट अकाउंट इसको कहा जाता है, जो मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए होता है। तो दूसरा होता है उसको कहते हैं हम लोग बचत जमा, जिसको हम लोग सेविंग अकाउंट कहते हैं, जो आम जनता हम लोग का जो बैंक में खाता होता है वो सेविंग अकाउंट होता है। और तीसरा होता है अस्थायी जमा। अस्थायी जमा कहने का मतलब हो गया कि फिक्स्ड डिपॉजिट, एक बार के लिए हम लोग एफडी करवाते हैं, इतना समय के बाद पैसा मिलेगा, उस तरह के अकाउंट को अस्थायी जमा कहा जाता है। और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं आवर्ती जमा, जिसको हम लोग इंस्टॉलमेंट पे जमा करते हैं, कि पर मंथ 2 महीने जमा कर, 2000 जमा करें, 4 जमा करें, उस तरह के अकाउंट को कहा जाता है एफडी, यानी कि आरडी, रेकरिंग अकाउंट कहा जाता है, आवर्ती जमा उसको कहते हैं। यही 4 प्रकार का होता है, जिसमें जो पहले वाला बताएं चालू जमा करेंट अकाउंट, यह व्यापारियों के लिए होता है। और दूसरा बताया गया सेविंग अकाउंट, बचत खाता, जो आम जनता के लिए होता है। सेविंग खाता पर आपको इंटरेस्ट बैंक देता है, लेकिन बचत खाता पर, चालू खाता पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। उसमें जब चाहेगा जब जितना पैसा व्यापारी ले निकाल सकता है और जमा कर सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। बस एक लाइन में ध्यान रखोगे एमएसएफ दर क्या है। जिस दर पर अल्पकालिक लोन आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को देता है उसको कौन सा दर कहा जाता है, एमएसएफ दर कहा जाता है। और वर्तमान में एमएसएफ दर तुम ध्यान रखना 6.75, और इसको अपडेट करते रहना गूगल से। चलो लास्ट है बैंक दर। अच्छा बैंक रेट क्या होता है, अब सुनो ध्यान से, बैंक रेट क्या होता है। अगर बैंक को दीर्घकालिक लोन चाहिए, मतलब 91 दिन से अगर ज्यादा समय के लिए जो अगर उसको लोन चाहिए, तब जो आरबीआई जिस रेट पर लोन देगा उसी रेट को कौन सा रेट कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है। फिर से, यदि आरबीआई
वाणिज्यिक बैंकों को 91 दिन से अधिक अर्थात दीर्घकालिक लोन देता हो तो जिस दर पर दीर्घकालिक लोन देता है उसी दर को बैंक दर कहा जाता है। और ये चूंकि लंबा समय के लिए लेता है तो ये कम ही होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता है। अभी के डेट में बात कीजिएगा बैंक दर कितना है, आपको बैंक दर दिखेगा 6 पॉइंट समथिंग 25%। ये आपको अभी के रेट का जो है बैंक दर। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग खुद से गूगल करके देख सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट था आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एमएसएफ दर क्या होता है और बैंक दर क्या होता है, ये 4 प्रकार के जो आरबीआई और बैंकों के बीच में जो लेन देन होता है उसको बताने का प्रयास किया गया, जिसमें सबसे पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है। वहां से प्रश्न अक्सर बनते रहता है। वन डे एग्जाम में अगर आप बैठते होंगे जिसमें 4 ऑप्शन होता है उसमें अक्सर ही क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, और चूंकि अभी अपडेट हुआ है तो करंट के लिहाज से ये सब हाई फाई टॉपिक हो जाता है। तो जितना हो सकता है क्लास को आपको शेयर करना है, और जितना आपसे सपोर्ट बन सकता है सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर करना है और बच्चों को बताना है, और अपने आसपास पॉजिटिव माहौल बनाना है।